Good morning, everyone. As you all know, that we were doing chapter number 15, Binda. So today again we will continue with that chapter only. तो इस पाठ में जो किरदार है, इस पाठ का जो मुख्य चरित्र है, वो है बिंदा। बिंदा महादेवी वर्मा जो लेखिका है इस पाठ की, उस पाठ की जो बिंदा है वो बाल सखी है। जो लेखि बाल जिस लेखिका ने इस कहानी को लिखा है उसकी बाल सखी यानी बचपन की एक सहेली जिसका नाम है बिंदा, उसके जीवन के बारे में बताया है कि किस तरह से सौतेली माँ के कारण उस बच्ची का बचपन जो छिन गया था, किस तरह से उसको परिस्थितियों से, हालात से समझौता करके जीवन जीना पड़ रहा था। ठीक है? किस तरह से उसको अ, बचपन के खेल-कूद से दूर रखा गया था और घर के काम-काज में इतना व्यस्त कर दिया गया था कि उसके मन में अपनी माँ के प्रति, अपनी सौतेली माँ के प्रति इतना डर बैठ गया था कि थोड़ी-सी अगर वो तेज़ आवाज़ में, या वैसे तो वो हमेशा उससे कठोर व्यवहार करती थी, उसको मारती-पीटती थी, उसको अकारण, बिना कारण ही दंड भी दिया जाता था। तो उसके मन में इतना ज़्यादा डर समाया हुआ था कि अपनी माँ के आवाज़ को जब उसके कानों में पड़ती, जो सौतेली माँ थी तो वो थरथराने लगती थी। उसकी जो सौतेली माँ थी उसको सभी गाँव में पंडिताइन चाची कहकर बुलाते थे, और जो बिंदा थी वो अपनी उस नई अम्मा को, नई जो माँ थी, सौतेली माँ थी, उसको नई अम्मा कहकर पुकारती थी। तो यानी कि कोई भी उससे छोटी-सी गलती, कहते हैं गलती की सज़ा तो सबको मिलती है, लेकिन बिंदा को कोई भी अपराध ना करने की भी सज़ा मिलती थी। जब भी घर में कुछ भी कोई गलती हो जाती तो सज़ा उसे ही मिलती, है ना? आरोपी, दोषी उसे ही ठहराया जाता। उसकी जो सौतेली माँ थी वो तो उसके साथ बुरा व्यवहार करती ही थी, लेकिन साथ ही साथ जो उसके पिताजी थे, जो उसके खुद के पिताजी थे, वो भी उसको कोई बहुत ज़्यादा प्यार नहीं करते थे और गलती उसी की ही ठहराते थे। तो एक दिन जो बिंदाती थी तो छोटी-सी बच्ची, लेकिन बावजूद इसके उसे बहुत सा काम करना पड़ता था। तो एक दिन वो घर में दूध उबाल रही थी और अचानक से दूध की जो पतीली थी, वो उतार ली उसने, और जैसे ही उतारी तो वो उसके हाथ से छूट गई और वो सारे उसके पैरों पे गिर गया वो दूध, और जिसकी वजह से उसका सारा जो था, सारे जो पैर थे वो जल गए। उस समय उसको जो तकलीफ हो रही थी वो अपने पैरों के जलने की वजह से नहीं हो रही थी, बल्कि उसके मन में ये डर था कि यदि मेरी नई अम्मा को ये बात पता चल गई, तो वो उसके बदले मुझे और ज़्यादा सज़ा देगी। तो वो डर के मारे जो है लेखिका के पास चली जाती है भाग के कि मुझे कहीं छुपा दो तुम। तो लेखिका कह रही, मैं भी छोटी बच्ची थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसे कहाँ छुपा दूँ। तो मैं अपने घर में एक हिस्से में ले गई उसे, यानी फ्लोर बने हुए थे, ऊपर के हिस्से में तो अपनी माँ के पास नहीं ले जा सकती, समझ नहीं आ रहा था कि इसको मैं किस जगह छुपाऊँ। चलो जैसे-तैसे करके वो उस कोठरी के अंदर छिप गए जहाँ पे घास वगैरह या जो ये गाय-भैंसों के लिए घास-फूस वगैरह रखा जाता है। तो वहाँ पे कहते हैं घास-फूस के तिनके होते हैं, पत्तियाँ जो थी, लेखिका कह रही मुझे चुभ रही थी। लेकिन जो बिंदा थी वो, मतलब उसके मन में अपनी माँ के प्रति इतना ज़्यादा डर था कि वो अपनी माँ से दूर थी। उसको ये था कि मम्मा को, मेरी नई अम्मा को नहीं पता, तो वो घास के तिनके भी उसको, मतलब इतने सॉफ्ट लग रहे थे, रेशमी बिछौने जैसे लग रहे थे। जो माँ की मार का और डाँट का डर था वो इस घास की चुभन से कहीं ऊपर था। तो लेखिका कह रही है कि हम लोग वहाँ छिप गए, और उसके बाद कह रहे मैं शायद सो गई, मुझे वहाँ नींद आ गई, और जब घास निकालने के लिए जो उनका जो नौकर था, जो उन्होंने मतलब रखा हुआ था लड़का, जब गोपी, जब वो आया और उसने हमें देखा कि किस तरह से हम दोनों इस घास की जो ये कोठरी बनी हुई है, वहाँ पे बैठे हैं, सो रहे हैं, तो उसने अचानक से शोर मचा दिया, है ना? कोलाहल मचाने लगा, कोलाहल मचाना यानी शोर मचाना। तो तब मैंने आँखें मलते हुए पूछा क्या सवेरा हो गया? मतलब तुम इस तरह शोर मचा रहे हो? क्या सुबह हो गई? हमें पता ही नहीं चला, हम मतलब यहीं पे ही सो गए। माँ ने बिंदा के पैरों पर तिल का तेल और चूने का पानी लगाकर जब अपने विशेष संदेशवाहक के साथ उसे घर भिजवा दिया, तब उसकी क्या दशा हुई, यह बताना कठिन है। अब मतलब हम दोनों को जो गोपी है वो माँ के पास ले आया। हालाँकि ऐसा नहीं था कि पूरी रात निकल चुकी थी और दिन निकल आया था। अगर ऐसा होता तो दोनों छोटी बच्चियों को ढूँढने के लिए खूब हंगामा होता। दिन ही था।
तो अब वो गोपी जो था उसने हमें जगाया, हमारी नींद खुली और वो हमें माँ के पास ले गया। अब माँ ने जो था बिंदा के पैरों पे तिल का तेल लगाया, चूने का पानी लगाया ताकि उसके पैरों को, जले हुए पैरों को कुछ ठंडक महसूस हो सके। जब अपने विशेष संवाहक अपने किसी संदेशवाहक किसी जान-पहचान वाले के खास के हाथ मतलब बिंदा को उसके घर वापस भिजवाया। तब उसका क्या हाल हुआ मुझे यह बताना कठिन है। मतलब मुझे नहीं समझ आया कि क्योंकि वो इतना ज़्यादा डरी हुई थी उस समय, उसकी हालत इतनी खराब थी, वो बेचारी इतना घबरा रही थी कि मेरे साथ घर पे जाके क्या होगा, क्योंकि मेरे पैर जल गए हैं। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि पंडिताइन चाची के न्याय विधान में ना क्षमा का स्थान था, ना अपील का अधिकार। यानी जो पंडिताइन चाची थी उसकी अदालत में, उसके घर में ना तो वो किसी को माफी देती थी, ठीक है? और ना ही किसी की अपील सुनती थी, यानी कि किसी को बिंदा को ये बताने का भी अधिकार नहीं था कि भी मैं तो दूध उबाल रही थी और वो मेरे पैरों पर गिर गया। हालाँकि मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन उसके घर में इतना उसके पास राइट ही नहीं था बिंदा के कि वो अपनी माँ के सामने अपनी बात रख सकती और क्षमा, माफ़ी तो उसको मिल नहीं सकती थी। फिर कुछ दिनों तक मैंने बिंदा को घर आँगन में काम करते नहीं देखा। अब लेखिका कह रही हैं कि कई कई दिन मैंने बिंदा को देखा ही नहीं। घर वैसे वो घर के आंगन में काम करती-फिरती दिखाई देती थी, लेकिन अब जब मैं छत पे गई तो वो मुझे काफ़ी दिनों से दिखाई नहीं दी। उसके घर जाने से माँ ने मुझे रोक दिया और प्रायः कुछ अंगूर और सेब लेकर वहाँ हो आती थी। मुझे माँ ने मना कर दिया कि तुमने उसके घर नहीं जाना, लेकिन खुद वो कई बार अंगूर और सेब लेकर वहाँ पे जा आती थी बिंदा के घर। बहुत खुशामद करने पर रुकिया ने बताया कि उस घर में महारानी आई है। बहुत मतलब मिन्नतें की मैंने और घर के आस-पास हमारे एक मेरी और लड़की रहती थी रुकिया, तो उसने मुझे बताया कि उनके घर में तो महारानी आई है, इसलिए तुम वहाँ पे नहीं जा सकती। अब लेखिका कह रही है मैं इतनी छोटी थी कि मुझे समझ ही नहीं आया कि वो क्या कह रही है। उसने कहा क्या वे मुझसे नहीं मिल सकती? मतलब क्या वो महारानी और वो जो हमारी सहेली है बिंदा, क्या वे मुझसे नहीं मिल सकती? पूछने पर वह मुँह में कपड़ा ठूँसकर हँसी रोकने लगी, यानी कि वो हँसने लगी, हँसी आ रही थी उसे रुकिया को और वो पर चुप हो गई कि कितनी लल्लू है ये, कितनी भोली है, इसको समझ ही नहीं आया कि मैंने क्या कहा। जब मेरे मन का कोई समाधान ना हो सका, यानी कि जब मुझे समझ ही नहीं आया कि ये लोग क्या कह रहे हैं, माँ मुझे जाने नहीं देती, रुकिया मुझे ऐसे कह रही है, उनके घर में महारानी आई है। तो एक दिन उसने लेखिका ने क्या किया, दोपहर को जब देखा कि सब सो रहे हैं, तो सबसे छिपकर बिंदा के घर पहुँच गई। नीचे के सुनसान खंड में मतलब फ्लोर बताया हुआ है कि नीचे वाले फ्लोर के अंदर सुनसान था, वहाँ पे और कोई भी नहीं था। बिंदा अकेली एक खाट पर पड़ी थी। आँखें गड्ढे में धँस गई थी, मुख दानों से भरकर न जाने कैसा हो गया था और मैली सी चादर के नीचे छिपा शरीर बिछौने से भिन्न ही नहीं जान पड़ता था। यानी कि वो उस अकेली उस फ्लोर पे सोई हुई थी, फ्लोर पे मतलब एक टूटी-सी पुरानी-सी खाट के ऊपर अकेली सोई हुई थी। उस मतलब इतनी कमज़ोर हो गई थी कि आँखें अंदर को घुस गई थी और चेहरे पर सारे दाने निकल आए थे और मैली सी चादर पर वो लेटी हुई थी। मैली सी चादर जो है खाट बिछाई हुई थी और शरीर इतना कमज़ोर हो गया था कि ऐसा लग रहा था मतलब बिछौने से भिन्न गद्दा ही लग रहा था, वो दिख ही नहीं रही थी मतलब इतनी कमज़ोर हो गई थी। डॉक्टर, दवा की शीशियाँ और सिर पर हाथ फेरती हुई माँ और बिछौने के चारों ओर चक्कर काटते हुए बाबूजी के बिना भी बीमारी का अस्तित्व है, यह मैं नहीं जानती थी। यानी कि मैंने तो अब तक यही देखा था कि जब हम बीमार होते हैं, तो हमारे आस-पास डॉक्टर भी होता है या फिर हमारे आस-पास मम्मा खड़ी होती है हमारी केयर करने के लिए, सिर पे हाथ फेरने के लिए, हमें प्यार देने के लिए, दवा की शीशियाँ होती है। लेकिन बिंदा के आस-पास मुझे ना तो उसकी माँ दिखी, ना ही दवाई की शीशियाँ, ना ही डॉक्टर। तो मैंने सोचा कि क्या इन चीज़ों के बिना और बिछौने के चारों ओर चक्कर काटते बाबूजी भी, पापा भी, हमारे मम्मा-पापा हमारी पूरी केयर करते हैं जब हम बीमार हो जाते हैं। लेकिन बिंदा के आस-पास इन चारों में से कोई भी चीज़ नहीं थी, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, ऐसी भी बीमारी होती है? यह मैं नहीं जानती। इसी से उस अकेली बिंदा के पास खड़ी होकर मैं चकित सी चारों ओर देखती रह गई। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि अगर ये बीमार है तो इसके पास कोई है क्यों नहीं? क्यों इसकी मम्मा इसके पास नहीं है? क्यों पापा नहीं है? कोई दवाई नहीं है? ये अकेली पड़ी है। अकेले रह के तो हम और बीमार हो जाते हैं। हालाँकि बीमारी में तो हमें ज़्यादा प्यार की ज़रूरत होती है। छोटे बच्चे जो होते हैं, वो तो उनको तो वैसे ही सिम्पैथी ज़्यादा चाहिए होती है ना, हर समय कोई ना कोई साथ बैठा रहे, है ना? ज़बरदस्ती कोई कुछ दे, अपने आप तो दिल नहीं करता। बिंदा ने कुछ संकेत और कुछ अस्पष्ट शब्दों में बताया कि नई अम्मा मोहन के साथ उपरखंड में रहती है। यानी अस्पष्ट और कुछ संकेत दिए, क्लियर कट कुछ नहीं कहा, बेचारी डरती थी बहुत ज़्यादा। तो मुझे थोड़े से हिंट दे दिए कि जो नई अम्मा है वो मोहन अपने बेटे के साथ ऊपर के फ्लोर पर रहती है। शायद चेचक के डर से, क्योंकि अब जो लेखिका को पता चल गया
कि जो बिंदा है उसको चेचक की बीमारी हुई है, चिकन पॉक्स जिसको हम कहते हैं। सवेरे शाम बरौनी आकर उसका काम कर जाती है। यानी बरौनी, उनके घर में कोई मेड वगैरह रखी हुई है, वो आती है सुबह शाम उसका काम कर जाती है बिंदा का, तो कोई नहलाना-धुलाना या फिर उसको दवाई देनी या फिर कुछ खाना-पीना देना, अदरवाइज़ वो अकेली रहती है। फिर तो बिंदा को देखना संभव ना हो सका, क्योंकि मेरे इस आज्ञा उल्लंघन से माँ बहुत चिंतित हो उठी। यानी उस समय मैंने लास्ट टाइम बिंदा ने लेखिका और बिंदा एक-दूसरे से मिली, क्योंकि बिंदा बीमार थी और इसी वजह से लेखिका की माँ ने मना किया था कि उसके घर जाने से, लेकिन लेखिका ने अपनी माँ की आज्ञा का उल्लंघन किया, आज्ञा का पालन नहीं किया, ठीक है? और घर जाके उसे डाँट पड़ी और उसके बाद जो है माँ को बहुत फ़िक्र हुई, क्योंकि इन्फेक्शन का डर रहता है, माँ को यही डर था कि कहीं वही वाली बीमारी, चेचक की बीमारी लेखिका को भी ना हो जाए। इस वजह से उसको दोबारा मना कर दिया गया स्ट्रिक्टली कि अब बिल्कुल नहीं जाना। अब एक दिन सवेरे ही रुकिया ने उनसे ना जाने क्या कहा कि वे रामायण बंद कर बार-बार आँखें पोंछती हुई बिंदा के घर चल दी। तो एक दिन रुकिया आई और उसने वो कह रही है मुझे नहीं पता कि रुकिया ने क्या कहा, लेकिन माँ जो थी रामायण पढ़ रही थी, उन्होंने वो रखी और आँखें पोंछती हुई बिंदा के घर चल दी। जाते-जाते वे मुझे बाहर ना निकलने का आदेश देना नहीं भूली थी। इस बार भी माँ मुझे आदेश देकर गई थी कि तुमने बाहर नहीं आना। इसी से इधर-उधर से झाँक कर देखना आवश्यक हो गया। और जब माँ ने मुझे बोला कि तुमने बाहर नहीं आना, तो मैं और ज़्यादा क्यूरियस हो गई कि नहीं क्या बात है, माँ मुझे क्यों इस तरह से रोक के गई है और मैं इधर-उधर झाँक कर देखने लगी। तो क्या हुआ है, मतलब क्यों मुझे रोका? रुकिया मेरे लिए त्रिकालदर्शी से कम ना थी, परंतु वह विशेष अनुनय विनय के बिना कुछ नहीं बताती थी। मतलब मेरे लिए बहुत अच्छी थी, मुझे आस-पास की सारी खबरें देती थी, तीनों कालों का दर्शन कराने वाली, आस-पास की जो भी खबर होती थी, वो मुझे रुकिया ज़रूर देती। लेकिन विशेष अनुनय विनय, लेकिन बहुत तो मुझे उसको मिन्नतें करनी पड़ती थी, रिक्वेस्ट करने के मतलब करती मैं, तो ही मुझे कुछ बताती। और उससे अनुनय विनय करना मेरे आत्मसम्मान के विरुद्ध था और मैं बिल्कुल भी उसके आगे मिन्नतें नहीं करना चाहती थी। अतः खिड़की से झाँक कर मैं बिंदा के दरवाजे पर जमा आदमियों के अतिरिक्त और कुछ न देख सकी। अब जब मैंने खिड़की से झाँक कर देखा, तो मुझे वहाँ पे कुछ आदमी ही दिखाई दिए, थोड़े से बिंदा के दरवाजे पर, और इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। और इस प्रकार की भीड़ से विवाह और बारात का जो संबंध है, उसे मैं जानती थी और मुझे था कि जब शादी होती है घर में, बारात आती है, तो ही इस तरह घर में भीड़ लगती है। मैंने सोचा कि ऐसा कुछ होगा। तब क्या उस घर में विवाह हो रहा है और मुझे क्यों नहीं बुलाया गया? इस अचिंत्य अपमान से आहत मेरा मन सब गुड़ियों को साक्षी बनाकर बिंदा को किसी भी शुभ कार्य में ना बुलाने की प्रतिज्ञा करने लगा। यानी इनके घर में शादी है और मुझे नहीं बुलाया, माँ को तो बुला लिया। अब मैं क्या सोचने लगी कि ठीक है, कोई बात नहीं, है ना? अचिंत्य अपमान, मतलब ऐसा अपमान उसने अपना सोचा भी नहीं था कि ऐसा अपमान से उसका दिल टूट गया और उसने सब गुड़ियों को साक्षी बनाकर यानी सब गुड़ियों की कसम खाई, है ना? कि मैं बिंदा को भी अपने घर के किसी भी शुभ कार्य में नहीं शामिल होने दूँगी, मैं भी नहीं बुलाऊँगी, उसने मुझे नहीं ना बुलाया। कई दिन तक बिंदा के घर झाँक-झाँक कर जब मैंने माँ से उसके ससुराल से लौटने के संबंध में प्रश्न किया, तब पता चला कि वह तो अपनी आकाशवासिनी अम्मा के पास चली गई है। यानी मैंने सोचा था ना कि उस दिन शादी हो रही है बिंदा की, है ना? तो विवाह हो रहा है उसका, तो मैंने अपनी अम्मा से पूछा कि क्या बिंदा अपनी ससुराल से लौट आई है? और तब मुझे माँ ने बताया कि वो तो अपनी आकाशवासिनी यानी आकाश में निवास करने वाली, आकाश में रहने वाली अम्मा के पास चली गई है। उस दिन से मैं प्रायः चमकीले तारे के आस-पास फैले छोटे तारों में बिंदा को ढूँढती रहती, क्योंकि मुझे बिंदा ने बताया था कि जो सबसे चमकीला तारा है ना, वो मेरी अम्मा है। तो उस दिन के बाद मैं हमेशा जो सबसे चमकीला तारा है उसके आस-पास बिंदा को ढूँढने लगी। छोटे-छोटे जो तारे हैं, उनमें मैं बिंदा को ढूँढने लगी कि इन छोटे तारों में ही बिंदा कहीं न कहीं होगी। पर इतनी दूर से पहचानना क्या संभव था, लेकिन इतनी दूर से तो पॉसिबिलिटी ही नहीं थी उसको पहचानने की। तब से कितना समय बीत चुका है, पर बिंदा और उसकी नई अम्मा की कहानी शेष नहीं हुई। वो कह रही है लेखिका कह रही है कि तब से बहुत समय बीत चुका है, तब से बिंदा और उसकी नई अम्मा की कहानी खत्म ही नहीं हुई। अभी भी मेरे दिमाग के अंदर वो बिंदा और उसकी नई अम्मा घूमती है। कभी हो सकेगी या नहीं, इसे कौन बता सकता है कि क्या ये कहानी कभी खत्म होगी भी या नहीं? इसको बताना बहुत कठिन है। ठीक है? तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट है और in next lecture we will do question answers of this chapter. Thank you so much everyone.